So, welcome to today's class, and today we are going to discuss about what exactly is the ideology of liberalism. We studied in the previous class about the role of ideologies. And when we studied about ideology, we saw about दो तरीके के पहलू देखने को मिले. पहला पहलू तो ये है कि एक आइडिया है जो ओरिजिनेट करता है. किसी भी चीज की ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो उसकी पढ़ाई को एटिमोलॉजी बोलते हैं. We call it etymology. What is the origin of this word? What is the history associated with this word? So, one aspect of looking at ideology was to look at the etymology of it and to see that it is the history of ideas. History of the origin of ideas. कोई भी idea है, वो liberalism हो, वो Marxism हो, feminism हो, कोई भी idea है, ये originate क्यों किया? Was it to maintain the status quo? क्या सोसाइटी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए था? क्या उस सोसाइटी के बैलेंस को चेंज करने के लिए था? When women started in 1920s and before, like for 200 years, when they were asking for legal rights, voting rights in UK, US, तो वो एक आइडिया 200 साल तक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फिर 1920s में आया. It took almost 200 years for it to culminate. तो आइडिया का ओरिजिनेट होना और उसका मकसद क्या है? What is the utility of it? What is the focus of it? So this is one particular way of understanding ideology, which is the history of it and the impact. The other way of understanding ideology is the personal belief that people have, which is faith based, and it cannot be verified. It can be belief in an authority, it can be belief in religion, it can be belief in anything which cannot be verified or testified, whether this faith or belief is true or not. Those who are understanding the science of ideas, because we know that science is organized and it is systemized and it is experimental. It looks at trial and error. So science of ideas looks at what will be the impact of this idea or ideology on the status quo. Now we are going to study about various kinds of political ideologies. Now, in that, the first most important political ideology is liberalism. So to understand anything, we first have to go into the etymology कि ये शब्द आया कहाँ से? Why is it important to understand this word? So ये आया आपका liber. ये रोमन टाइम्स का ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड. द मीनिंग ऑफ इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें कोई भी चीज का किसी भी तरीके से देयर इज नो बॉर्डर, रिस्ट्रिक्शन, सर्वेलेंस, कंट्रोल. क्या ये शब्द जब लैटिन लैंग्वेज यूज हो रहा था रोम में, तो उस समय क्या ये शब्द अनरिस्ट्रिक्टेड के मीनिंग में ही था? Was it used in this way only? The answer is no. जब पहले ये शब्द यूज किया जाता था लिबर, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स को लेके, जैसे हैरी पॉटर की बुक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 7, ऑल ऑफ इट, तो वो लिबर 1, लिबर 2, लिबर 3 ऐसे बोला जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स. तो लिटरेचर में इसका मतलब नंबर से रिलेटेड था. द सेकेंड थिंग इज लॉ. लॉ में लिबर को रोमन टाइम्स में कैसे यूज करते थे? जैसे जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ, जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि किस एरिया में दैट पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल. तो वहां का इन दैट प्रोसेस वो जो रजिस्टर्स होते थे उनको भी लिबर्स बोला जाता था. दीज वर लीगल लिबर्स. तीसरा था रिलीजन. So we know कि pagan religion was followed during the Roman time before they adopted Christianity.
तो बहुत सारे बिलीफ्स फेथ्स होते थे, बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, बहुत सारे देयर वर मल्टीपल गॉड्स. सो नाउ यहाँ पे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट या फिर रिचुअल्स के लिए लिबर वर्ड यूज किया जाता था. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अब तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा लिबरलिज्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये शब्द आया क्यों. लेकिन ये शब्द जो है, इट वाज ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनलाइटनमेंट, जब सब लोग एकदम इनलाइटन हो गए. तो इनलाइटनमेंट के टाइम पे, इनलाइटनमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. एंड आल्सो योर फ्रेंच रेवोल्यूशन. एक तो आपका 17 टू 19 सेंचुरी में एनलाइटनमेंट है, एंड देन यू हैव द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन दोनों ने लिबरलिज्म का जो द वे इन विच वी यूज लिबरलिज्म एज अ टर्मिनोलॉजी, उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया. So here is the history of idea, that how a particular word, every word represents an idea, how that particular word started changing its dimension. उसका ग्रोथ कैसे हुआ, जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे ही वर्ड भी ग्रो करता है, ऑर्गेनिकली ग्रो करता है. तो किस तरीके से लिबरलिज्म का चेंज हुआ? तो सबसे पहला, लिबरलिज्म की अगर बात करते हैं तो देन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लिबरलिज्म होता क्या है, व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट इट, व्हाई इज इट एसेंशियल. सो लिबरलिज्म, द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑल्सो. ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में है. इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्लस इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. सेकंड, ये किस चीजों के ऊपर एम्फसाइज करता है? ठीक है, आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है, इसका एक मूवमेंट हुआ होगा, ग्रोथ हुआ होगा. किस चीज के ऊपर ये, what does it really focus on? It focuses on the rights of individuals. Rights of individuals, कि ये मेरा हक है, this is something which I'm entitled to by the state, which is the governing body. So rights है, उसके बाद liberty है, freedom है. We have discussed about both negative and positive liberty. उसके बाद equality, that everyone is equal in front of the eyes of the law or the state. Doesn't matter what is the class, caste, gender, race, ethnicity, region of the person. आप equal हैं. Then comes your entire idea of rule of law. तो अगर ये एक आइडियोलॉजी शुरू हुई है और एनलाइटनमेंट में शुरू हुई है, तो साइंस पे बहुत ज्यादा जोर होगा. It will be giving a lot of importance to science. Science can be tested, verified. You can have trial and error method, figure out whether your hypothesis was correct or wrong, but it will verify and give you some result, right? So scientific है. इसका मतलब कि लिबरलिज्म के आइडिया से पहले साइंस को उतना वैल्यू नहीं था. तो किस चीज को वैल्यू था? It was against the ideology of absolutism. Absolutism का मतलब क्या होता है? Absolute मतलब complete or whole. Here it means complete whole control of the people, of the state, by the monarchy or the royal family. Because there is a belief कि they are ordained by God. तो जितने भी monarchs हैं, जितनी भी royal families हैं, they should continue to have the power that they have because they have been selected by God. तो एब्सोल्यूटिज्म में
मोरालिटी के ऊपर बहुत पावर था, रिलीजन का बहुत पावर था। इसके खिलाफ लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट in believing or having faith in authority on the basis of being ordained by God. We don't know. गॉड ने सेलेक्ट किया है, नहीं किया है, कब किया है, फ्री थे गॉड, नहीं फ्री थे गॉड, बिजी थे, जबरदस्ती गॉड ने किया है, कौन से गॉड ने किया है, क्यों उस गॉड ने किया है, गॉड के बीच में क्या क्या डिबेट्स हो सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, इट कैन नॉट बी टेस्टिफाइड, राइट? तो अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म, तो अगर किसी चीज के अगेंस्ट है तो किसी चीज के फॉर होगा, तो इट वाज फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया, विच वी हैव स्टडीड एंड वी हैव स्टडीड द डिबेट्स ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो। तो डेमोक्रेसी के लिए ये शुरू हुआ। ऑल्सो डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल हो गया कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ आइडियोलॉजी है। इकोनॉमिक पार्ट था फ्री मार्केट, जिसको लासफेयर भी बोलते हैं। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी मार्केट में गए और सारा चीज आपको फ्री में मिल गया, ये कभी नहीं हो सकता है। फ्री में कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ फ्री होता नहीं है। तो द पॉइंट इज कि फ्री मार्केट का मतलब क्या हुआ? फ्री मार्केट का मतलब ये है कि अब मार्केट का मतलब डोंट इमेजिन कि एक दुकान है और बहुत सारी दुकान है, वहां से हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, नो। मार्केट इज बेसिकली द एंटायर बिजनेस स्ट्रक्चर, जहां पे जो बायर है और जो सेलर है वो मिलते हैं। पहले इट यूज्ड टू बी सम पर्टिकुलर प्लेस where you would go and do this buying and selling. Now everything is online. We are itself in the market. If you have a phone, then the market is inside your pocket. तो फ्री मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट का प्राइस जो है, कोई भी चीज का प्राइस है, वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी। जैसे ये कॉपर का कप है, अब ये कॉपर का कप जो है, मेरा एकदम इस पे पेटेंट राइट है, लेकिन एनीवे, तो ये जो कॉपर का कप है, ये 50 रुपए में मिले या 100 रुपए में मिले या 200 रुपए में मिले या 1 करोड़ रुपए में मिले, ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। द मार्केट सिस्टम फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू परचेज दिस कॉपर कप विल डिसाइड इट। अब वो डिसीजन अलग अलग चीजों से हो सकता है कि कितना इसका डिमांड है, कितना इसका सप्लाई है। इसका अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक के कप्स हैं, आपको 10, 15, 20 रुपए से स्टार्टिंग में है, मिल जाते हैं। ग्लास के थोड़े और एक्सपेंसिव होंगे, स्टेनलेस स्टील के और थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, कॉपर के उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। बट इसमें सरकार नहीं डिसाइड कर रही है कि ये प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा, इसमें कितना कैपिटल लगा है, इसमें कितना लेबर लगा है, उस कंपनी का अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन है, वो कंपनी डिसाइड करेगी डिपेंडिंग ऑन, आफ्टर डूइंग अ रेकी ऑफ, रेकी मतलब सर्वे, रेकी वाला रेकी नहीं, रेके, तो कि क्या इस पर्टिकुलर कॉपर के कप का कॉस्ट होने वाला है। उसी तरीके से हर चीज का, जब कोविड आया था तो जिस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी, एवरीवन वाज बाइंग एवरीथिंग, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि इफ यू go to the market area, you will not be able to get whatever you want. Maybe not that day, but maybe after next 2 days you will get it. Supply खत्म नहीं हुई। At the same time, जैसे अभी टमाटर, टमाटर 200 रुपए किलो भी बिक रहे थे पिछले साल, लोगों ने खाना छोड़ दिया। कैसे? सप्लाई डिमांड, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग थी वो प्रॉब्लमेटाइज हो गई थी, फैमिन हो गया था, सप्लाई नहीं थी, तो इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया। लेस इज मोर टाइप्स। तो फ्री मार्केट के ऊपर लिबरलिज्म
ध्यान देता है कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट हमेशा, अब जो रॉयल फैमिली है, मोनार्की है, वही डिसाइड करेगा ना हर चीज, क्योंकि सब चीज तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट उनके पास ही है। इसके खिलाफ था। तो यहाँ पे बहुत सारे, लिबरलिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग आइडियोलॉजीज आए हैं, और ये आपका इमर्ज किया ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट एरा, which is 17th and 18th सेंचुरी। और ये हुआ कहाँ? यूरोप में हुआ था। और अथॉरिटेरियनिज्म, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, इन सब के खिलाफ ये एक आवाज उठी थी। लिबरलिज्म ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, राइट्स, ऑल ऑफ इट, तो उसके ऊपर भी काफी जद्दोजहद की थी। दूसरा, आपका लिबरलिज्म अब होता क्या क्या, किस किस टाइप का इसका मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब ये किस किस टाइप के लिबरलिज्म में आता है, क्या क्या आपका इसका स्टेज ऑफ एवोल्यूशन क्या है। सो क्लासिकल लिबरलिज्म सबसे पहला। द मोमेंट वी से क्लासिकल, उसका मतलब होता है कि इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ ग्रीस, रोम, ऑल ऑफ दैट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो बट क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिबर जो था टर्म, जो लैटिन टर्म था, वो मीनिंग उसका अनरिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन पॉलिटिकल या इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के फॉर्म में यूज नहीं होता था। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट उस वर्ड से शुरू हुआ ड्यूरिंग योर 17th एंड 19th सेंचुरी। और इसमें क्या क्या चीजें आई? पहला तो क्लासिकल लिबरलिज्म टॉक्ड अबाउट लिबर्टी, इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल इज द मेन कोर यूनिट ऑफ कंसर्न, नॉट द स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, हर इंसान। दूसरा, इट टॉक्ड अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एंड तीसरा, इट टॉक्ड अबाउट फ्री मार्केट। ये तीन चीजों के ऊपर क्लासिकल लिबरलिज्म आगे बढ़ा। इसमें थिंकर्स कौन थे? थिंकर्स आपके इनलाइटनमेंट एरा के थे, जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ। इन सब का डिटेल में वी विल स्टडी एंड वी विल फिगर आउट कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इन्होंने ऐसा क्या बोला। इवन थॉमस जेफरसन। तो ये मेन थिंकर्स थे, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वी कैन नॉट ट्रेस पास। किसी के भी घर में वी कैन नॉट जस्ट एंटर, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कहीं भी वी नीड परमिशन टू गो। If we are going to anyone's house, we are going to the parliament, we are going to any factory, anywhere we are going, we need permission, we need passes, we need some kind of validation. तो इसका मतलब कि इट इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे आपको जब मन करे आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, whenever you feel like you can go to a temple or a church or any other synagogue or any other religious place. There is no restriction. It is public property. राइट? वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी मुगल एरा के, लोधी एरा के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्न करता है, सो इट हैज अ टाइम पीरियड लाइक 7 o'clock in the morning till 5 or 6 in the evening, you can go any time. अब रात में नहीं जा सकते, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी कम्युनिटी की होती है, पब्लिक की होती है, गवर्नमेंट का उसमें रोल होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो पहला चीज जो है, इन्होंने बात किया प्राइवेट प्रॉपर्टी का। फिर उन्होंने बात किया नेचुरल राइट्स का, राइट टू लाइफ। वी हैव डिस्कस्ड वेरियस डिबेट्स ऑफ दैट आल्सो, यूथनेशिया है या अबॉर्शन है एंड ऑल ऑफ दैट।
तो राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रोटी कपड़ा मकान है। तो ये सारे नेचुरल राइट्स हैं, उनके बारे में जो बात किया था, ये 3 आपके मेजर थिंकर्स ने बात किया था। और उन्होंने बात किया था कि कैसे आपका फ्री मार्केट डेवलप करेगा। फ्री मार्केट को फ्रेंच में लाissez-faire बोलते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म इस तरीके से शुरू हुआ, और 2 चीजों ने इस पे बहुत ध्यान दिया था या इम्पैक्ट किया था, अपार्ट फ्रॉम द ग्लोरियस रेवोल्यूशन व्हिच इज एनलाइटनमेंट। वन वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन। America became independent, or America was established on 4th of July 1776. George Washington was the first president. He was not the monarch. He was not the king. He was the president. Concept of president या फिर democratically elected head of the state. तो ये 1776 में था. And then your French Revolution. जो 1789 में था. Starting phase है. Revolutions are not, clear cut, bracketed टाइम पीरियड्स की बस यहाँ 1 साल 1 घंटे के लिए हुआ रेवोल्यूशन या 6 महीने के लिए हुआ, एंड दैट इज इट. इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट. तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा impact किया on the minds of the thinkers who were trying to explain to the world why classical liberalism is important against the idea of absolutism. The second concept, can we go ahead? Yes, ma'am. Okay. So the second concept was social liberalism. Social. ये जो है आपके 19th से 20th सेंचुरी में ज्यादा पावर में आया. इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में देयर आर सो मेनी सोशल इनइक्वालिटीज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर, और इंटरसेक्शन भी होता है इनका. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर सिर्फ रेस काम करेगा या सिर्फ क्लास काम करेगा या सिर्फ जेंडर काम करेगा, सब मिल के काम करेंगे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑल्सो, इनजस्टिस ऑल्सो. क्यों? इट हैज बीन क्रिएटेड फर्दर, सोशल इनइक्वालिटीज are created further by urbanization and industrialization. As I have told you before 1750s, if we talk that as the beginning of the birth of industrial revolution, तो उससे पहले अगर एक छोटा सा नीडल भी है उसको बनाने के लिए, सेफ्टी पिन बनाने के लिए, you needed 18 people, 18 लोग चाहिए थे. स्टील कोई ढूंढेगा, स्टील के शीट से उसको काटेगा, उसको छोटे छोटे लेवल में पिन पॉइंट करेगा, उसको जंग ना लगे उसके ऊपर, उस तरीके से बनाएगा, उसको शार्प करेगा. देयर वर 18 पीपल नीडेड इन द वेयरहाउस. ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले फैक्ट्रीज नहीं थे. लेकिन जैसे ही मशीन्स आई तो फिर यू नीड जस्ट द मशीन एंड वन पर्सन टू हैंडल द मशीन. बाकी के 17 पीपल, देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गॉन, which leads to further chaos, which is poverty, crime, unemployment, all of that, and further creates social inequality. Just imagine, abhi just yesterday I was reading ki chat GPT or AI or Gemini or ye sare, what jobs will they take away in the future? So anything, it can be teaching, it can be journalism, it can be IT सेक्टर के जॉब्स, आर्किटेक्चरल जॉब्स, ग्राफिक डिजाइनिंग के जॉब्स, वीडियो एनिमेशन के जॉब्स. They will take all of that in the next 20-30 years.
The process in which I am teaching and you are learning, that will be obsolete. Now, a lot of builders are creating property which are AI homes, artificial intelligence homes, where everything is connected by internet and artificial intelligence, smart homes. So these many people will lose their jobs. And दुनिया की आबादी तो बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है. मतलब let Japan and China. लेकिन massive unemployment होगा, GDP पे effect पड़ेगा, people will lose their sense of living, how to earn their bread and butter. ऐसा ही कुछ आपकी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो हुआ था. उससे सोशल इनइक्वालिटीज काफी बढ़ गई थी. So there were many reformers. And reformers में जैसे मैंने आपको बताया है कि John Stuart Mill was not only one who talked about liberalism, he also talked about women's rights. He was the first social reformer, a man who talked about women's rights during that time. When Mary Wollstonecraft and other women were trying to talk about it, he was the first man who talked about it openly. So there were John Stuart Mill, then Franklin Roosevelt, क्या बात किया इन्होंने? इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट शुड प्ले अ मोर active role in promoting social welfare. जैसे if you go to UK, you go to Canada, there is a concept called as National Health Service, NHS. NHS में ये होता है कि you get the most expensive surgeries. Most expensive surgeries. It can be heart surgeries, it can be neuroscience surgeries, it can be surgeries of your livers and transplants and all of it, free of cost. Everything is free of cost. That is one of the reasons कि NHS is also under a lot of debt. लेकिन it is free of cost. But the only con of it is कि your time will come according to the schedule of the operation. So you'll be told 1 year or 1.5 years before कि ये इस साल 2 साल बाद आपका इस दिन operation होगा. It cannot be immediate as such. Emergency में नहीं हो सकता. Because there's so many people who are lined up for all these services. But government is giving social welfare. When COVID came, US and many other governments gave this unemployment money to people who were struggling. It can be $400 per month to $600 to $800, depending on what the government can sustain. So social welfare ke upar, so that whenever there is a time of social inequality, and there will always be time of social inequality, people shouldn't suffer. तो सोशल लिबरलिज्म ने एडवोकेट किया यही सारी चीजों को, जिसमें आपका पब्लिक एजुकेशन is very important. Education is not something for the elite. Like if you go to South Africa, if you go to UK, you go to US, why do a lot of people after the age of 18 do not pursue higher education? Because it is very expensive, specifically in US. जिन्होंने higher education pursue किया है, be it bachelor's or master's, it will take their own whole life to repay the loan for it. It is that expensive. So people don't choose to go into that level of expenditure. India mein public education is affordable. You can still, in Delhi University and other universities, for 1 year, you can study within like 30,000 rupees, 35,000 rupees, like approximately. In JNU, you can study in few thousands or less than that even. So where is the institution getting the funds to run from? From the money of the taxpayer. Right? So public education is not something which is for the elite. It is for everyone. That concept came. Then the rights of the labor. The labor itself
हैज राइट्स। जैसे आपके दिहाड़ी मजदूर हैं दिल्ली में जो काम करते हैं, उनको जो मेल है उसको 800 रुपये मिलता है एक दिन का, और फीमेल को 500 रुपये मिलता है। उनका कोई मटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है नहीं, उनका कोई सिक लीव का कॉन्सेप्ट है नहीं, उनका कोई पेंशन का कॉन्सेप्ट है नहीं। होना चाहिए। लेबर राइट्स इन चीजों के बारे में बात करता है। ऊपर से मिनिमम वेज, आर्ली रेट क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना तो पे करना ही होगा आपको लेबर को। यूएस, यूके, वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव कुक, ड्राइवर एंड मेड एंड ऑल ऑफ दैट, और इवन अ नैनी। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, very expensive, and everything is directly done by bank accounts, so one is also accountable of the labor contract. So minimum wage उनको follow करना होगा. All of this works for the society's safety net. जितना भी कैपिटलिज्म का नेगेटिव इफेक्ट्स हुआ है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, सारा तो खत्म नहीं हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। सो सोशल लिबरलिज्म इन सारी चीजों के बारे में बात किया, बट इसके बाद आगे चल के देन देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिबरलिज्म। नियो मतलब न्यू होता है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। तो नियोलिबरलिज्म, कैन वी गो अहेड? यस मैम। तीसरा जो इसका एवोल्यूशन होता है वो है नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म में सबसे पहला तो ये क्यों आया, इट केम फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सोशल लिबरलिज्म। इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, इसके रिस्पॉन्स में ये आ गया है। स्पेसिफिकली क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, अगर आपका डिप्रेशन, फाइनेंशियल डिप्रेशन हो जाता है, उस तरीके का वॉर हो जाता है, जीडीपी इज नॉट गेटिंग हाई, पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ राइजिंग, इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है सोशल वेलफेयर, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन है इन मार्केट। आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, बहुत सारा regulation है for from registration to getting validated from the respected ministry, the functioning of it, the location of it, all of it. There are a lot of regulations. So इसके रिस्पॉन्स में सोशल लिबरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, एंड द थिंकर स्पेसिफिकली वेर फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, इनने तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा वापस से फोकस दिया। पहला था कि प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट्स क्यों बढ़ने चाहिए। दूसरा, डीरेगुलेशन ऑफ द स्टेट पॉलिसीज इन द मार्केट होना चाहिए, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। Limited. So why was it very important? Because all over the world, with the dawn of the 20th century, there were many issues that were happening. A lot of countries who had been colonized, they had become independent, right? उनका अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज ये सब फ्रेम करने का टाइम पीरियड हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन को ग्रो करने का टाइम हो रहा था।
What is the opposite of globalization? It is economic protectionism. This is North Korea. Doesn't do import export. Or does do to it under the banner like, Russia के साथ कर रहा है and everything else. But it's not dependent on any other country for anything. चाइना का ये चाइना में गूगल अलाउड नहीं है या फिर कोई भी जीमेल व्हाट्सएप ये सब कुछ अलाउड नहीं है दे हैव देयर ओन मॉडल्स इवन मैकडॉनल्ड्स का अपना मॉडल है चाइना के पास दे विल कॉपी इट एंड efficiently they will copy it so they're not dependent as such we are very dependent US is very dependent jo Donald Trump's main idea was make America great again MAGA all of that one should understand ki where are your tomatoes coming from? Where are your medicines coming from? Are your medicines coming from Europe? Are your tomatoes coming from Latin America? आपका import export कैसे impact होगा? You cannot have economic protectionism. We live in a globalized world. So, इसलिए you have to also deregulate a lot of policies that you have put over your companies that are working. Give them tax concessions, many things else, so that they can grow. Make special economic zones for them, which are tax-free. At the same time, there shouldn't be social inequality or exploitation to that level. तो न्यूलिबरलिज्म इस कॉन्टेक्स्ट में आया उसके बाद अभी लेट 20th सेंचुरी में वी कैन गो अहेड Yes, ma'am. लेट 20th सेंचुरी में मॉडर्न लिबरलिज्म हैज अगेन कम फॉरवर्ड ये इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल लिबरलिज्म इसमें दो चीजों को लेके आगे बढ़ाया गया है क्लासिकल लिबरलिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी democracy means different it's not a one size fits all approach democracy means different contexts and different governance systems right we talked about the French philosopher Alexis Tocqueville who went to US and he was like democracy is the dictatorship of the majority kind of right so democracy means different things but there has to be a fine balance between an individual and उस individual की social justice. Now, justice itself is of many types. And justice and law are two different things. Not necessarily that the law will give justice all the time. So, the fine balance between individual and this concept of social justice has to be there. Iske alawa, it talked about universal health care. Your medicines and your diagnosis shouldn't be so expensive that you have to sell your kidney to afford it. Right? Universal health care hai, aapka education hai, even the concept of LGBTQ plus rights and environment protection with all the global warming which is a warning तो ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है and also income inequality how can that be addressed what is the role of government in addressing this all of that paved a very very essential role in creating this analysis liberalism के next class में we will talk about
Benjamin Constant, who was a very prominent figure, and Adam Smith, John Locke, all of them. What was their contribution? What are the characteristics of liberalism? Also, one thing which is very, very important, we have talked about ideology, but there's something called as meta ideology. So, your homework is to figure out what meta ideology is. So, because we will look at liberalism from the concept of meta ideology, what exactly does it mean? I'm not going to tell you right now. This is your homework, and with this, we will stop the recording.